Hello everyone. Today we will discuss about regulation of blood glucose level, रक्त में ग्लूकोज के स्तर का नियमन। हमारे शरीर में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो सामान्यतः होता है 80 टू 100 मिलीग्राम। यहाँ पे 90 लिखा हुआ है पर डीएल। डीएल मीन्स यहाँ हम दोबारा लिख सकते हैं 80 टू 100 मिलीग्राम पर डीएल या डेसीलीटर। अगर इससे कम ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया और इससे अधिक होता है तो उसे कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स इंक्रीज, बढ़ना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया और रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। और नॉर्मल कंडीशंस में ये 80 टू 100 मिलीग्राम पर डीएल होता है। तो हम इसमें इंसुलिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और भी बहुत सारी ग्रंथियां रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने के लिए उनकी एक विशेष भूमिका होती है, लेकिन मेन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करती है वो है पेनक्रियाज या अग्नाशय। ये हम देख सकते हैं ये ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये एक ऐसी ग्रंथि है जो कि एंडोक्राइन भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है एंड एक्सोक्राइन एज वेल, एक एक्सोक्राइन ग्रंथि भी है। ये एकमात्र हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो कि एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। मीन्स अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। अंतःस्रावी मीन्स ये हार्मोन्स को स्रावित करती है और बाह्य स्रावी मीन्स ये एंजाइम्स को स्रावित करती है। तो ये ग्लूकोज को रेगुलेट करती है और भोजन के पाचन में भी इसकी विशेष भूमिका है क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को ये स्रावित करती है। जो पैनक्रियाटिक डक्ट है या अग्नाशय नलिका है वो छोटी आंत के पहले भाग पक्वाशय में खुलती है और जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है ये पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करती है और वहां भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत तक भेजती है। अब अगर हम बात करें या समझने की कोशिश करें कि कैसे अ, जो अग्नाशय है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इस स्तर तक 80 से 100 मिलीग्राम पर डीएल तक बनाए रखता है और ये कहलाता है होम्योस्टैटिस। कैसे शरीर में ये ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा सामान्य बना रहता है जब तक कि आप डायबिटिक नहीं हैं। अगर आप डायबिटिक है मीन्स आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम स्रावित हो रही है और वो जो लो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन है ऑब्वियसली वो ग्लूकोज होम्योस्टैटिस को प्रभावित करता है। तो यहाँ से हम देखें ये इंसुलिन है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। अग्नाशय में जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो ग्लूकागॉन स्रावित करती हैं जो कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है और जो बीटा सेल्स हैं इन्हें कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप समूह कोशिकाएं जो कि इंसुलिन स्रावित करती हैं और ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करती हैं। अब जब अग्नाशय से इंसुलिन निकलेगा तो जो कोशिकाएं हैं, शारीरिक कोशिकाएं, वो अधिक मात्रा में ग्लूकोज को अवशोषित करेंगी, वहां पे उनको ऑक्सीकरण होगा और उन कोशिकाओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी। इस समय जब इंसुलिन निकलता है तो दो एक्शन होते हैं, एक तो कोशिकाएं अधिक मात्रा में ग्लूकोज को अवशोषित करती हैं और दूसरा जो लिवर है हम ह्यूमन बॉडी में वो ग्लूकोज को, जो भी अतिरिक्त ग्लूकोज लिया उसको एज ए ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर कर लेता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट काम है, ग्लाइकोलिसिस इन द सेल्स एंड
ग्लाइकोजेनेसिस इन द लिवर। ये 2 इम्पोर्टेंट साइकिल है जो कि हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़े हुए हैं। अगर हम चाहें तो हम यह लिख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस इन सेल्स। ग्लाइकोलिसिस इन सेल्स। और सरल भाषा में कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्योंकि लिवर ग्लाइकोजन बना रहा है इंसुलिन के प्रभाव से, तो ये क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। 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 इसके बाद जब ये 2 काम हो जाएंगे, कोशिकाओं में ऑक्सीकरण हो जाएगा ग्लूकोज का और लिवर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाएगी, तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा और जिसके कारण कि जो इंसुलिन है वो फिर कम मात्रा में निकलेगा। इसके बाद अगर हम या इधर देखें, इस जो पूरा ये फ्लो चार्ट है, अगर हम नेक्स्ट स्टेज पे आए, इन 2 फंक्शंस के कारण क्या होगा? रक्त में ग्लूकोज का स्तर 80 से 100 मिलीग्राम पर डीएल हो जाएगा। अब ये एक स्टिमुलस की तरह काम करता है कि अगर आपने खाना नहीं खाया है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। इससे क्या होगा? ये फ्लो चार्ट के अगर हम इस पार्ट पे आए, येलो पार्ट को हम मान लीजिए हम इसको 1 नंबर देते हैं, यहाँ इसको हम क्या नंबर देंगे? 2। तो सेकंड पार्ट पे आए, अगर आपने खाना नहीं खाया है तो क्या होगा? रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। जैसे ही रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होगा, इंसुलिन की जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो किसको स्रावित करेंगी? ग्लूकागॉन को। ये ग्लूकागॉन हार्मोन को स्रावित करेंगी। ग्लूकागॉन क्या होगा? लिवर में भी इसके दोहरा काम है। एक तो ये इससे रक्त में अधिक मात्रा में ग्लूकोज पहुंचाएगा। दूसरा ये क्या करेगा? लिवर में जो ग्लाइकोजन संग्रहित था उसको ग्लूकोज में विघटित कर देगा। तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जिससे क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा। जैसे ही हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा तो इन बीटा सेल्स जो वापस A1 पार्ट पे आ जाते हैं, जो इंसुलिन के जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को सिक्रीट करेंगे, जिससे अतिरिक्त ग्लूकोज लिवर में जाके एज ए ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा और कोशिकाओं द्वारा सेल्यूलर अपटेक बढ़ जाएगा और कोशिकाओं में ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसमें मुख्य रूप से अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाए रखते हैं। अगर हम इसका रेगुलेशन पढ़ें ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये क्या किस तरह से रेगुलेट होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे शरीर में। ये जो चार्ट है वो पियर्सन एजुकेशन पब्लिशिंग कंपनी का है, उनका कॉपीराइट है। अगर हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ड्यूरिंग एक्सरसाइज पढ़े तो ये क्या करता है? ग्लूकागॉन सिक्रेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज टू प्रमोट लिवर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, मीन्स ग्लाइकोजन का विघटन हो जाता है ग्लूकोज में। अब जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन निकलते हैं वो भी ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाते हैं। ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन है, एड्रीनल मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन है। आप सब ने हार्मोन्स पढ़े हुए हैं। उसके पश्चात जो कार्टिसोल लेवल है वो भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज है, वो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ भी ग्लूकोज बनेगा, तीनों स्टेजेस में ग्लूकोज बन रहा है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? फ्री फैटी एसिड्स का उपापचयन करता है। थायरोक्सिन भी ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है।
मीन्स जो थायराइड हार्मोन है वो ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएगा। और जो एक्सरसाइज जैसे-जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे-वैसे जो कैटेकोलामीन्स हैं या एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ाएँगे। मीन्स ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, पहले लिवर में उपस्थित होगा वो टूटेगा, उसके बाद मसल्स में टूटेगा। और एंड्योरेंस इवेंट्स में जो रेट ऑफ ग्लूकोज रिलीज़ है वो मसल नीड्स को पूरा करने के लिए होता है। जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागोन और कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं और वे ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देते हैं। अर्थात अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं भी ले रहे हो तो भी शरीर में ग्लूकोज बनेगा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से। ये साइकिल हमने पढ़ा हुआ है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स पायरुविक एसिड भी ग्लूकोज बना सकता है, फैटी एसिड्स भी ग्लूकोज बना सकते हैं, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स भी ग्लूकोज बना सकते हैं। इसलिए जो इंसुलिन का काम है वो रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करना है और ग्लूकागॉन का कार्य है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना है। इसके साथ-साथ थायराइड हार्मोन्स स्पेसिफिकली T4 थायरोक्सिन ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और जो एड्रिनल मेड्यूला से निकलने वाले हार्मोन हैं वो भी ग्लाइकोजेनोलाइसिस को बढ़ाते हैं। तो बहुत से हार्मोन हैं जो कि रक्त में का स्तर बढ़ाते हैं, जो कि हाइपरग्लाइसीमी के लिए उत्तरदायी हैं। बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करते हैं। तो इस तरह से रक्त में अगर आप नॉर्मल हैं, आपको किसी भी तरह की हार्मोनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा सामान्य रहता है। ये एक और सिंपल सा चार्ट है ब्लड शुगर रेगुलेशन का। हम देख सकते हैं ग्लाइकोजन लिवर में दोहरा फंक्शन हो सकता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट सकती है और ग्लूकोज पुनः ग्लाइकोजन में बदल सकती है। ज़्यादा ब्लड शुगर होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। लो ब्लड शुगर होगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट के रक्त परिसंचरण तक आ जाएगा। और ऑब्वियसली ये दोनों हार्मोन्स हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो कि इस रेगुलेशन के लिए उत्तरदायी हैं। ये एक और सिंपल सा चार्ट है कि किस तरह से इंसुलिन और ग्लूकागॉन रक्त में, ये बीच में रक्त परिसंचरण दिखा रखा है, किस प्रकार यह रक्त में जो ग्लूकोज लेवल है वो दोनों मिलके सामान्य बनाए रखते हैं। अब जो ये बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन, ये कैसे, इसका क्या कार्य है और किस प्रकार ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है? ये क्या ये कुछ इसके फंक्शन है जो कि बंद करता है। स्टॉप लिखा हुआ है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज नहीं बनने देगा। ग्लूकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को बंद करेगा, उसको होने से रोकेगा। लिपोलाइसिस फैट का जब विघटन होता है तो भी ग्लूकोज बनता है, तो लिपोलाइसिस को कम करेगा। कीटोजेनेसिस को कम करेगा, कीटोन बॉडीज के निर्माण को। और प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन के टूटने को भी कम करेगा, क्योंकि जब प्रोटीन टूटता है तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स बनते हैं और उनसे फिर ग्लूकोज बन जाता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये जो जो कार्य ये करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस सबसे इम्पोर्टेंट। जो भी अतिरिक्त ग्लूकोज हम लेंगे डाइट से वो लिवर में जाके ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस, कोशिकाओं में ग्लाइकोलिसिस चक्र के द्वारा एटीपीज बनेंगे और ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा। मसल में ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देगा और एडिपोज टिश्यूज में भी ग्लूकोज अपटेक बढ़ा देगा। प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देगा और जो आयंस का अपटेक है, स्पेशली पोटेशियम और फॉस्फेट का, वो अपटेक भी बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने में विशेष भूमिका निभाता है और इसीलिए इंसुलिन की कमी से जो डिजीज हो जाती है वो कौन सी है, डायबिटीज मेलाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियमित रहता है। तो इन चार्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन डायग्राम्स के द्वारा आप
समझा सकते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज़ लेवल हमेशा 80 टू 100 मिलीग्राम पर डीएल कैसे बना रहता है? थैंक यू।